अगला टॉपिक जो है मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारा मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब इसमें जरा समझो क्या बात हुई थी। आइंस्टीन ने ये बोला था, एल्बर्ट आइंस्टीन ने। सबसे पहले मास एनर्जी के बारे में समझते हैं कि मास जो है हमारा, किसी भी पार्टिकल का मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा बोला था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आइंस्टीन ने क्या बोला कि मास जो है कुछ नहीं, एक अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मास और कुछ नहीं है सर, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब मैं मास को चेंज करवाऊंगा तो वहां पे क्या निकलेगा? एनर्जी निकलता है, जिसका मैं सिंपल सा एग्जांपल तुमको दे करके बताया था कि मान लो कि जैसे जब कोई मर हो जाता है तो क्या करते हैं, बॉडी को जलाया जाता है। जलाया गया मतलब मास को डिकम्पोज कराया गया, या किसी को जमीन में गाड़ते हैं तो मास को डिकम्पोज कराया जा रहा है, और वही मास क्या होता है, कन्वर्ट होता है इनटू एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सही है। जैसे और अच्छे से एग्जांपल लिया जाए तो अगर कोई भी तुम सब्जी वाला एग्जांपल लेते हैं, सब्जी लिया तुमने जिसमें मास बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब पकाते हो तो मास उसका कम हो जाता है, और वही एनर्जी के फॉर्म में वहाँ पे रिलीज होता है, वहाँ से एनर्जी कुछ निकलती है हमारी। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने इस चीज़ को देखा था कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, या मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको उन्होंने एक इक्वेशन से दिया था जो तुम लोग बचपन से पढ़ते हो, E इक्वल्स डेल्टा एम सी स्क्वायर। याद रखना, एम सी स्क्वायर नहीं होता है, वो क्या होता है, डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। डेल्टा एम का मतलब चेंज इन मास, जितना मास चेंज हुआ है वही कन्वर्ट होगा इनटू एनर्जी। ठीक है। पहले मान लो 10 किलो का कोई भी एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया था, या प्रोडक्ट लिया था, रिएक्टेंट लिया था। जब मैंने उसका रिएक्शन करवाया, 10-10 किलो के दो लिए, टोटल 20 किलो होना चाहिए था। सही है। लेकिन जब मैंने रिएक्शन करवाया तो मुझे क्या मिला, 18 किलो। सही। 10 किलो का कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया, रिएक्टेंट दो दो रिएक्टेंट लिए 10-10 किलो के। आफ्टर रिएक्शन हमने देखा कि 18 किलो का ही हो रहा है। 2 किलो का मास यहाँ पे चेंज हुआ कि नहीं? इनिशियली 20 किलो था, फाइनली कितना हुआ, 18 किलो। 2 किलो क्या हुआ, चेंज इन मास हुआ है, और यही चेंज इन मास क्या हो जाता है, हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यही मास हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी चेंज को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोला जाएगा इसको? मास डिफेक्ट बोला जाएगा। ठीक। अब इसी को हम लोग किस में, यही है मास एनर्जी। मास एनर्जी का मतलब है मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, या मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको देखा किसने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने देखा था। डेल्टा एम सी स्क्वायर यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया था। अब आते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पे। इंपॉर्टेंट है सबसे ये, इसको ध्यान से सुनना क्या है। लिखवाया भी गया है, बाइंडिंग एनर्जी of a nucleus is the energy with which nucleons are bound in the nucleus. It is measured by the work required to separate the nucleons at infinite distance apart from the nucleus so that they may not interact each other. छोड़ो अंग्रेजी को। देखो, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी नाम से पता चल रहा है, बाइंड करके रखे किसको, न्यूक्लियॉन्स को। एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियॉन होता है। सबको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के अंदर रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है। सही है। या तो प्रोटॉन प्रोटॉन, या तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो बाइंड करके रखा गया है फोर्स। ठीक है। बाइंड करने में कुछ एनर्जी खर्च हुई होगी, क्योंकि सबको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये दो प्रोटॉन है, रिपल्सन होगा। अब इनको मैं एक पास ला करके बांध रहा हूं। पहले क्या थे, न्यूक्लियॉन्स जो थे अलग अलग थे। न्यूक्लियॉन्स का मतलब मान लो ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब अलग अलग हैं। आ रही बात समझ में? ये सब अलग अलग है न्यूक्लियॉन्स। मैंने क्या किया, इसको बांधा, एक के पास एक लेकर के आया, तो जितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा इन सबको बांध करके एक जगह पे रखने के लिए, दैट मच ऑफ वर्क डन इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी, है ना। इसी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं हम लोग। कि पहले क्या था, जो तिल था या भूजा जो हम लोग बोलते हैं, फरुई भी बोलते हैं उसको, अलग अलग था हमारा। उन सबको बांधने के लिए हाथ से बांधा जाता है। जितना वर्क करना पड़ रहा है मुझे, वही हमारा क्या है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक। या इसको एक तरीके से और भी बोला जा सकता है कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वह वर्क डन होता है कि जब मैं किसी भी एक न्यूक्लियॉन को इन्फिनिटी डिस्टेंस तक लेकर के जाऊं, तो जितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा वो भी हमारा क्या है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है। जितने से बांध के रखा होगा उतना ही वर्क करना पड़ेगा मुझे। मान लो मुझे यहाँ से यहाँ तक लेकर आने में 10 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ी बांधने के लिए,
और वापस से मुझे इसको यहाँ तक ले जाना है तो 10 जूल का वर्क करना पड़ेगा मुझे, वही बाइंडिंग एनर्जी हमारी। सही है। अब ये निकलता कैसे है, इसको निकाला कैसे आता है, बाइंडिंग एनर्जी को निकालते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसको जरा देखो। मान लो कि हमारा पहले रिएक्टेंट था, सही है, दो रिएक्टेंट्स मान लेते हैं हम लोग थे, या एक रिएक्टेंट था हमारे पास, जिसमें हमारा क्या था, न्यूक्लियस अलग अलग है, न्यूक्लियॉन्स अलग अलग है, उनको बाइंड करना चाह रहा हूं मैं। तो हम लोगों ने अभी क्या बात किया कि एनर्जी किससे रिलेटेड है, मास से रिलेटेड है। इनिशियली मैं मान लेता हूँ रिएक्टेंट में क्या थे, प्रोटॉन्स थे और न्यूट्रॉन्स थे, कलेक्टिवली हम लोग उसको न्यूक्लियॉन बोलते हैं। फॉर्मूला एक लिखवाया गया था तुम्हारे पास, ठीक है, ZMP वाला का। अब उसमें जरा ध्यान से सुनो, मान लो एक न्यूक्लियस है हमारे पास, इस न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है सर न्यूट्रॉन। और हमको पता है कि एनर्जी इज नथिंग बट डेल्टा एम सी स्क्वायर, और डेल्टा एम का क्या मतलब होता है, मास डिफेक्ट, ठीक है, मास डिफेक्ट बोलते हैं हम लोग। और ये और कुछ नहीं होता है, क्या होता है, रिएक्टेंट मास माइनस प्रोडक्ट मास, रिएक्टेंट मास माइनस प्रोडक्ट मास, ऐसे ही चीज निकाला जाता है। क्योंकि याद रखो हमेशा रिएक्टेंट का मास ज्यादा होता है, हमेशा इनिशियल मास ज्यादा रहा होगा, और जब बाइंड हो जाता है तो मास कम हो जाता है। आ रही बात समझ में। तो रिएक्टेंट मास कैसे निकालेंगे, इनिशियली, इनिशियली जब न्यूक्लियस नहीं बना था तो प्रोटॉन्स थे और न्यूक्लियॉन्स थे, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या कैसे बताई जाती है, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर से बताया जाता है कि नहीं, तो जेड बोलते हैं कि नहीं उसको, जेड बोला जाता है। प्रोटॉन का नंबर बताने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, एटॉमिक नंबर देखते हैं, एटॉमिक नंबर। मान लो एक प्रोटॉन का मास कितना है, MP मान लेता हूं मैं, और एक न्यूट्रॉन का मास मैं MN मान लेता हूं, सही है। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते थे, सही। तो एक प्रोटॉन का मास MP है, तो जेड प्रोटॉन का मास कितना होगा, ZMP होगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट में क्या क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हो जाएगा इनिशियल मास, और माइनस जो भी प्रोडक्ट हमारा बना था, जो भी हमारा न्यूक्लियस बना था, इसको क्या लिखेंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस, जो भी हमारा न्यूक्लियस बना उसका मास। आती बात समझ में, जो भी हमारा न्यूक्लियस बना उसका मास। मास ऑफ प्रोटॉन कैसे बताएंगे सर, एक प्रोटॉन का मास है MP और टोटल नंबर कितने हैं, Z है, तो कितना हो जाने वाला है सर, Z इंटू MP हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, सही। न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा सर, हमको पता है एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है A, ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना मुझे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो कितना हो जाएगा A माइनस B, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन को कितना माना गया, Z माना गया, तो क्या मैं A माइनस Z बोल सकता हूं। एक प्रोटॉन का मास कितना है, Mn है, और टोटल प्रोटॉन कितने हैं, A माइनस Z, मास नंबर माइनस एटॉमिक मास, इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो क्या लिखूंगा मैं, प्लस प्लस A माइनस Z इंटू MN माइनस न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस बना बाद में, पहले ये अलग अलग थे, जो न्यूक्लियस बना उसको मैंने वेट किया, उसका मैंने मास निकाला। सपोज कर लेता हूं मैं उसका मास आया कैपिटल MN, N का मतलब है न्यूक्लियस, M का मतलब है मास। ये हमारा क्या है, फाइनल मास है, और ये क्या था, हमारा इनिशियल मास था। इसी को हम बोलते हैं सर ई एनर्जी लेकर के आए, तो इसी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इतना होता है हमारा, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। ये तो मास निकला ना हमारा, ये मास है, ये मास है, बाइंडिंग एनर्जी नहीं है। ये हम लोग क्या निकाल रहे थे, अरे मास डिफेक्ट निकाले है ना, तो ये मास डिफेक्ट है हमारा, कितना है ये, मास डिफेक्ट है, ये एनर्जी नहीं है। तो अरे मास निकाले ना बाबू तुम, मास माइनस मास तो मास ही ना आएगा फिर, और हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मास डिफेक्ट निकाल लेते हैं, तो ये हमारा मास आया। एनर्जी कितनी हो जाएगी, अब बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो क्या कर देंगे, बस सिर्फ लिख रहा हूं मैं डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा। और डेल्टा एम का मतलब यह है ZMP प्लस A माइनस Z MN माइनस MN। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक। अब यहां पर अगर तुम मास को केजी में रखते हो, ध्यान से सुनना, अगर मास को, इफ मास इन केजी
स्पीड ऑफ लाइट को तुमने रखा मीटर पर सेकेंड में, तो जो एनर्जी आती है वो किस में आएगी? जूल में आएगी। जूल में आएगा क्योंकि एसआई यूनिट रख रहे हैं हम लोग। लेकिन सबको पता है मास का चेंज बहुत कम होगा, है ना, 10⁻⁻27, 10⁻31, बहुत छोटा छोटा मास आ रहा है, तो एनर्जी भी बहुत छोटी होगी, जो कि जूल में देखना क्या होगा, फीजिबल नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा, बहुत छोटी एनर्जी आ रही है। तो हम लोग इसको किस में बदलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं। और हम लोगों ने एक बात और पढ़ी थी, एक जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है? एक जूल में अगर देखा जाए, एक जूल एनर्जी को जब कन्वर्ट करते थे तो 931.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाला गया था। 931.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाला गया था कि नहीं? तो हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, 931 लेकर के चलते हैं, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ आ रही है? हमेशा याद रखना, इस चैप्टर में जब भी हम एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे, जूल में नहीं, क्योंकि जूल बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी जिसको पढ़ना पॉसिबल नहीं है या फिर फिजिबल नहीं है। सही, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं। और एक जूल क्या होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, निकलवाया था ना कल की क्लास में। यहाँ तक समझ में आया? अब हमारा जो आता है वो है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम लोगों को क्या करना है, बाइंडिंग कर्व पे जाने से पहले एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एनसीईआरटी का ही है, मास डिफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन का निकालना है इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में। ठीक है, मास डिफेक्ट का मतलब अभी क्या बताया मैंने? चेंज इन मास, बस याद रखो, चेंज इन मास, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो ध्यान से, ऑक्सीजन कैसे बना होगा? 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन्स को ला करके मैंने मिक्स कराया होगा। तो इनिशियल मास कैसे निकाला जाएगा? ध्यान से सुनते रहना यहाँ पे। इनिशियल मास, इनिशियल मास कितना हो जाएगा? 8 कितने हैं इसमें? प्रोटॉन्स है कि नहीं है? 8 प्रोटॉन्स का मास कितना हो जाएगा? 8 इंटू एक प्रोटॉन का मास एएमयू में कितना होता था? एक प्रोटॉन का मास एएमयू में कितना होता है? 1.00727। देखो 1.00727 था कि नहीं एटॉम? वही राउंड ऑफ करके, वही राउंड ऑफ करके 73 हो जाता है, एग्जैक्ट हमारा इतना होता है। और एक न्यूट्रॉन का कितना था? 8 न्यूट्रॉन भी है कि नहीं है? इनिशियली 8 न्यूट्रॉन भी थे, न्यूट्रॉन्स थे। कितना हो जाएगा? 8 इंटू न्यूट्रॉन का मास कितना है? 66। ठीक, अरे ठीक है भाई, 1.00866 होता है एग्जैक्ट, अगर इतनी बात की जाए। इनिशियली इतना था कि नहीं था? ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ जरा? 7856, 7856 कैरी, ये 6 कैरी 5, 8 2 16 5 21 1 कैरी 2, 8 7 56 2 58 8, और यहाँ हो जाएगा 5, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो 0.8 होगा कि नहीं होगा? सिमिलरली इसका कितना हो जाएगा? 6 8 48 8 कैरी 4, 6 8 48 40 52 कैरी 5, 8 8 64 69 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0.8 हो जाने वाला है। तो इतना इनिशियल मास था सर, किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में इनिशियली इतने थे, 8 प्रोटॉन थे, 8 न्यूट्रॉन्स थे। टोटल मास कितना हो गया? इनिशियल मास, इनिशियल मास कितना हो जाएगा? इनिशियल मास कितना हो जाएगा सर? दोनों को जोड़ देंगे कि नहीं? तो 6 8 कितना होता है? 14, 4 कैरी 1, 2 1 3 1 4, 9 और 8 17, 7 1, 6 5 11, 12 का 2 1, और 8 8 16। इतने एटॉमिक मास यूनिट इनिशियली होते हैं, इनिशियली होते हैं। मैंने लाया 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, बांधा, एक ऑक्सीजन बन गया हमारा। जब ऑक्सीजन का मास मेजर किया गया था, मास, फाइनल मास, फाइनल मास या फिर इसी को बोल सकते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन या मास ऑफ O816 जो होता है, 16 थोड़ी होता है, सबको पता है 16 ही होता है, 15.99 होता है वो। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में लिखा भी गया है 15.99053, 15.99053 एटॉमिक मास यूनिट होता है एग्जैक्ट। अगर मैं मेजर करूँ तो जो स्कूल में
पीरियोडिक टेबल लटकाया गया है, उसमें जाकर देखना, ऊपर लिखा गया है 15.99 एटॉमिक मास यूनिट होता है, 16 नहीं होता है। हाँ, वो इसको राउंड ऑफ करूंगा तो 16 आ जाएगा, लेकिन इनिशियली कितना मास था? अरे भाई 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन को लाया तो इतना था कि नहीं था? और फाइनल जो प्रोडक्ट बना इतना बना, दोनों में चेंज है कि नहीं है? इसी को मास डिफेक्ट बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? तो सर मास डिफेक्ट हमारा कितना आने वाला है? मास डिफेक्ट, जिसको मैं डेल्टा एम बोलता हूं, क्या हो जाएगा? इनिशियल माइनस फाइनल, हमेशा याद रखना इनिशियली ज्यादा होता है, इनिशियल में से फाइनल को घटाया जाता है। 16.12744 माइनस 15.99053, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो बालक आंसर कितना आएगा? 0.13691 एटॉमिक मास यूनिट, 0.13691। एनसीईआरटी में क्या किया गया? डायरेक्ट इसी वैल्यू को लिखा गया है। तो अगर तुम डायरेक्ट इसको देखोगे, एग्जांपल है एग्जांपल 13.3, डायरेक्ट इसी वैल्यू को लिखा गया 0.13691, और बच्चा हो जाएगा पागल वहां पे, ये वैल्यू आई कहां से? तो याद रखना, जब भी एक सिंगल एटम दिया गया होगा तुमको और मास डिफेक्ट पूछेगा, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं एटॉमिक मास से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। ये प्रोटॉन बताता है, और इसमें से इसको घटा दूं, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 न्यूट्रॉन बताएगा। इनका मैं पहले मास निकाल लूंगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास मुझे याद है। सही, इनिशियली मास इतना था, मैं दोनों को जब कंबाइन किया तो फाइनली मास इतना आया, ये बताएगा तुमको एग्जाम में, क्योंकि सबका याद रखना पॉसिबल है नहीं। बचना केमिस्ट्री में तो याद किए ही हो गए, फिजिक्स का ये डोमेन नहीं है बाबू, ना मुझे याद है ना मुझे याद करना है। केमिस्ट्री क्या है, अगर सब्जेक्ट पढ़ रहोगे तो ये सारी चीज़ें याद कराई गई होंगी। चलो ठीक है तब। हाँ 16 राउंड ऑफ में तो याद ही रहता है, एग्जैक्ट वैल्यू वैसे भी नहीं याद रहेगी तो देगा एग्जाम में। फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल देगा तो वो लिख करके देता है कि इतना होता है एटॉमिक मास। सही, तो ये आया हमारा क्या? मास डिफेक्ट आया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट ऑफ 816 ऑक्सीजन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। अब हमको एक बात पता है, कि 1 AMU में 931.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। सही है, तो 1 AMU में 931.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, तो इतने AMU में कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो क्या पूछा गया हम लोगों से? मास डिफेक्ट इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर का एनर्जी नहीं पूछ रहा है, ध्यान से सुन लो, एनर्जी नहीं पूछा है हमसे, सिर्फ मास डिफेक्ट को ही पूछ रहा है वो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.13691 मल्टीप्लाइड बाई 931.15, और अब जो यूनिट आएगी वो आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, सर पर सी स्क्वायर कैसे? शाबाश, बहुत बढ़िया। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डेल्टा एम सी स्क्वायर, एनर्जी है कि नहीं है, और इस एनर्जी की यूनिट क्या होगी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़े थे हम लोग। तो बालक, बालक, ये जो यूनिट होगा वो मास का होगा कि नहीं होगा? इसमें क्या नहीं समझ में आता, कैसे कैसे क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे सिर्फ डेल्टा एम निकालना है ना, तो ये सी स्क्वायर को इधर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिर्फ मैं 931 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 0.15 से, तो हमारा ये इतना आ जाने वाला है। अगर मैं सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूँ इसके अंदर, तो क्या निकलेगा फिर? एनर्जी निकल जाएगी, ना, बाइंडिंग एनर्जी। अगर सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं, मीन्स 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर का अगर मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगी। बालक मल्टीप्लाई करना तुम्हारा काम है, मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा 127.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। सही है, इतना क्या होगा? एनर्जी, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी सेपरेट करने के लिए। तुमसे अगर कोई ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स इन दिस। ठीक है, अरे ऊपर नहीं दिख रही है, कथा बाच रहा हूं, लिख रहा हूं ना, इधर इधर देखो ना तुम लोग, पता नहीं नीचे क्या देखते हैं सब। क्वेश्चन को घुमा कर कैसे पूछ सकता है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू, फिर लिख रही है ये, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट वन न्यूक्लियॉन फ्रॉम दिस एटम। कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए? क्या बोल रहा हूं मैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे? 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए न्यूक्लियॉन को ऑक्सीजन से सेपरेट करने के लिए, ऑक्सीजन के एक स्टेबल एटम से। नोट करो आप।